प्यारे बच्चों, सुप्रभात आप सभी को। जैसा कि हमने पिछला पाठ पढ़ा था बचपन, जो कृष्णा सोबती जी द्वारा लिखा गया था, और इस पाठ में कृष्णा जी ने अपने बचपन की कुछ यादों को हमसे साझा किया, हमको बताया कि कैसा उनका बचपन था, किस प्रकार से बचपन में उन्हें क्या-क्या काम करने पड़ते थे, किस तरह से बचपन में उनकी परवरिश की गई, बचपन में उनका क्या-क्या पहनावा था और मौज-मस्ती के लिए वो क्या-क्या किया करती थी, सारी बातें उन्होंने जो है अपने संस्मरण में हमें बताने की कोशिश की है। संस्मरण के इस आधे भाग को हमने पढ़ लिया था। अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और स्क्रीन शेयर मैं करने जा रहा हूँ ताकि वो आपको आपकी डिस्प्ले पर दिखाई देगा। हम देखने जा रहे हैं कृष्णा सोबती जी का लिखा हुआ बहुत ही बेहतरीन जो एक संस्मरण है, जिसका नाम है बचपन। यहाँ पर बचपन पे हम आ गए और यहाँ हमें दिखाई दे रहा है, हमने अंतिम में पढ़ा था कि कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते और पूरे गिरजा मैदान में घूमने तक यह पुड़िया चलती, एक-एक चना पापड़ी मुँह में डालने और कदम उठाने में खासी लय रफ्तार थी। यहाँ यहाँ ये पैरा हमने पढ़ लिया था, हम ये नया अंतिम पैरा पढ़ रहे हैं इस पन्ने का। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं। छुटपन का मतलब होता है बचपन में। शिमला रिज क्या है? शिमला में स्थित एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, जहाँ पर बहुत सारी जो वहाँ की सांस्कृतिक जो गतिविधियाँ होती हैं। एक कॉमन सार्वजनिक ग्राउंड है। तो यही लेखिका कह रही है कि बचपन में हमने शिमला रिज में बहुत मजे किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता था। क्या करने का? घुड़सवारी करने का मौका मिल ही जाता था। आगे फिर कृष्णा जी कहती हैं कि हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते। कमतर का मतलब होता है कम समझते, उनके साइज को, उनके आकार को, उनके रंग रूप को, यानी हम उसको उतना अच्छा नहीं मानते थे, उन पर हंसते थे। क्यों हंसते थे? क्योंकि ननिहाल के जो घोड़े होते थे वो खूब हृष्ट पुष्ट और खूबसूरत, क्योंकि जो हमारी नानी के गांव में जो घोड़े मिलते थे वो घोड़े बहुत ही ऊंचे चौड़े कदकाठी वाले और बहुत ही खूबसूरत होते थे। लेकिन जो शिमला के जो घोड़े होते थे ये बहुत छोटे, बिल्कुल टट्टू के जैसे होते थे। आगे फिर कृष्णा जी कहती हैं कि उनकी बात फिर कभी करूंगी। फिर शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, पहाड़ है जाखू जगह का, जाखू का एक पहाड़ वहां पर मौजूद है। ऊंचा चर्च, चर्च जहां पर जो है क्रिश्चियन लोग अपना पूजा पाठ करते हैं। चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। घंटियां टन 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 बजती रहती गिरजाघर में और हम उसका आनंद लेते, हम उसके लय में खो जाते। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, यानी सूरज डूब रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे हैं और देखते देखते पत्तियां टिमटिमाने लगी। यानी कि जब शाम हो जाती है तो क्या होता है कि पहाड़ों के पास के जो इलाके होते हैं वो थोड़े से डार्क होते जाते हैं, गहरे कलर के होते जाते हैं, और शाम होते ही लोग अपने अपने घरों की बत्तियां जला लेते हैं। तो यहाँ पर लेखिका कह रही है कि देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक, रिज यानी वो ग्राउंड, उस ग्राउंड की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने, यानी बहुत सुंदर नजारा दिखाई देता था। हर जगह बल्ब बल्ब दिखते थे और अंधेरी रातों में जब वो रोशनी जब बाहर उनसे निकलती थी तो बहुत ही सुंदर नजारा देखने को मिलता था। स्कैडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल, स्कैंडल पॉइंट क्या है? वहां की जगह है जहां पर बहुत भीड़ भाड़ शोर शराबा हुआ करता था और वहां से हमें बहुत सारी आवाजें सुनने को मिलती थी, बहुत हल्ला शोरगुल हुआ करता था। सर्वर स्कैडल पॉइंट के ठीक सामने, सर्वर मतलब तालाब, वहां का एक वहां पर एक जो है एक झील हुआ करती थी। तो स्कैडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। शिमला कालका ट्रेन का मॉडल यानी कि जो बच्चों वाली जो टॉय ट्रेन होती है जिसमें छोटे बच्चे बैठते हैं, वो ट्रेन चलती है, पटरियां होती हैं, एक्चुअल ट्रेन नहीं होती बट ट्रेन के जैसी ही होती है वो। तो कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था।
इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लालटीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। यानी इसका बिल्कुल ऐसा लगता था कि मानो हम सच में शिमला कालका ट्रेन में बैठे हुए हों और हम वही नज़ारों को देखते हुए जा रहे हैं, लेकिन वो बच्चों को खेलने के लिए एक मॉडल बना हुआ था। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते और दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ रहा है पंख फैलाकर। यानी अगर आप नीचे से देखोगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि वाकई में एक बहुत बड़ी चिड़िया जो है आकाश में उड़ रही है। और मैं आपके बचपन की तो नहीं जानता, मैं अपने अगर बचपन की बात करूं तो मैं भी अगर जब घर में रहता था और जब कोई जहाज ऊपर से गुजरता था तो हम लोग दौड़ कर बाहर आते थे देखने के लिए कि देखो देखो जहाज जा रहा है, जहाज जा रहा है, और तब तक देखते जब तक वो हमारी नजरों से गायब ना हो जाता। फिर लेखिका क्या कहती हैं, यह देखो, और वह गायब। यानी अभी आपको दिखाई दे रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, और अंत में बादलों में वो जहाज गायब हो जाता। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। वो कौन सी दुकान थी? वह दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था। चश्मा जैसे कि चश्मा तो आपने सबने देखा होगा, आपके माता पिता भी यूज करते होंगे, आपके कुछ हो सकता है आपके जो कुछ सहपाठी होंगे वो भी यूज करते होंगे। और वहां जो था, आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। अंग्रेज यानी कि फॉरेनर, विदेशी थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। अब यहाँ लेखिका ये बता रही है कि उसको थोड़ी सी आंखों की समस्या हो गई और जिसके चलते जो है उसको बड़ी कम उम्र में ही चश्मा लग गया। और जब चश्मा लग जाता है तो आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे, आपके दोस्त मिलेंगे, आपके रिश्तेदार मिलेंगे जो आपको ताना मारेंगे, कहेंगे हाँ हाँ बहुत टीवी देखा है तुमने, बहुत मोबाइल चलाया है, बहुत जो है लो रोशनी में, कम रोशनी में पढ़ाई की या ज्यादा रोशनी में पढ़ाई की, देखो तुम्हारी आंखें खराब हो गई, ये खाया करो, वो खाया करो। आपको तमाम तरह की नसीहतें और जो है लोग टोटके बताएंगे। तो जब मैंने चश्मा लगाया तो मुझे चश्मा बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते, यानी छोटे बड़े जो भी थे सब मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते आंखों में कुछ तकलीफ है। यानी कि ऐसे तो कोई चश्मा पहनता नहीं। अभी तो दो तरह के चश्मे आते हैं, जो एक जो होते हैं धूप वाले चश्मे होते हैं और एक होते हैं जिसमें पावर होती है, या तो माइनस में या तो प्लस में, या अलग अलग समस्याओं के हिसाब से लोग ऐसे ऐसे चश्मे बनवाते हैं। और लोग मुझे मेरी उम्र को देखकर कहते, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। यानी तुम दूध नहीं पीती हो, तुम जो है विटामिन ए नहीं खाती हो, इसलिए जो है विटामिन ए ना लेने से तुम्हारी आंखें जो हो गई हैं खराब हो गई हैं। मैं डॉक्टर साहब को कहा, दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। तो जब मेरी बात डॉक्टर साहब से हुई तो डॉक्टर साहब ने मुझे ये राय दी कि देखो ऐसा है कि कुछ देर पहनोगी ना तो कुछ दिनों बाद आपकी ऐनक उतर जाएगी, आपको आगे चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। यानी अब तक भी मैं चश्मा लगाती ही चली आ रही हूँ। हाँ, नंबर बस कम ही होता रहा, पावर घटता बढ़ता रहा, लेकिन चश्मा पूरी तरह से मेरी आंखों से हटा नहीं। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। यानी अगर मुझे चश्मा लगा है तो इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। ये सिर्फ मेरी गलती है जिसके चलते मुझे इतनी कम उम्र में चश्मा लगाना पड़ा। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा? हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, यानी मुझे मेरा मजाक बनाया और मुझे कहा, देखो देखो कैसी लग रही है, देखो देखो कैसी लग रही है। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम, सूरत बनी लंगूर की। यानी वो एक कविता के माध्यम से मुझे चिढ़ाते, कहते कि देखो लड़की ने चश्मा इसलिए लगाया है कि ताकि इसको दूर का दिखाई दे, लेकिन इस लड़की को पता ही नहीं है कि दूर के देखने के चक्कर में इसकी सूरत लंगूर से बनती जा रही है। मैं खीजी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा ना लगा। उनकी बातें मुझे बुरी लगी कि भाई उन्होंने मुझे लंगूर बना रहे हैं मेरे भैया, मेरे भाई, लेकिन जो है बात तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब वह चाय पीकर चले गए
तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही कि भई क्या ऐसी बात थी कि जो भाई ने मुझे बोला सूरत बनी लंगूर की। नहीं, 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 नहीं। हाँ, हाँ, हाँ। मैं अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा, टोपा यानी कि बड़ी-सी कैप, टोपा उठाकर सिर पर रखा, कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मज़ाकिया भी। यानी मुझे जब भैया ने मेरे भाई ने ये बताया कि लंगूर जैसी दिख रही हो, तो मुझे खुद पर शक होने लगा कि वाक़ई में क्या मैं लंगूर दिख रही हूँ? मैं तुरंत शीशे के पास गई, आईने के पास गई और देखने की कोशिश की कि क्या सच में मैं लंगूर दिख रही हूँ? लेकिन मैं लंगूर नहीं थी, इसलिए मुझे लगा कि ये सारी बातें क्या हैं, मज़ाक जैसी हैं और मैंने इन सब बातों को मज़ाक में ही टाल दिया। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ अब तो चेहरे के साथ घुल-मिल गया है चश्मा। यानी अब कोई नई बात नहीं है चश्मा लगाना क्योंकि अब ये मेरी जो व्यक्तित्व का एक हिस्सा बन चुका है। यानी ऐसा कोई व्यक्ति जो कभी चश्मा ना लगाता हो और एक दिन चश्मा लगाने लगे तो सभी लोग घूरेंगे। और अगर एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा चश्मा लगाता हो और चश्मा निकाल दे, लोग उसे तब भी घूरेंगे। क्योंकि जब कभी उतरा हुआ होता है, तो चेहरा खाली-खाली लगने लगता है। यानी यहाँ लेखिका क्या कह रही है कि अब चश्मा मेरे चेहरे का, मेरे व्यक्तित्व का एक हिस्सा बन चुका है और अगर मैं चश्मा जब नहीं लगाती हूँ, तो मुझे लगता है कि कुछ छूटा-छूटा सा रह गया है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज, सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। यानी कि कुछ टोपियों का बेटा बहुत अलग-अलग प्रकार होता है। आप जिस राज्य में जाएँगे वहाँ अलग-अलग प्रकार की टोपियों को लगाने की परंपरा है। चूँकि ये कहानी पूरी तरह से शिमला के पृष्ठभूमि पर बनी हुई है, इसलिए शिमला या हिमाचल में वहाँ की जो प्रसिद्ध टोपियाँ हैं, जिसे हम हिमाचली टोपियाँ कहते हैं, वो बहुत ही आगे से डिज़ाइनदार और गोल-गोल होती हैं। इसके बारे में लेखिका कहती है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमने देखा कि कृष्णा सोबती जी ने किस प्रकार से अपने बचपन की बातों को जो है हमें बताया, हमें यह जानकारी दी। यहाँ देख सकते हैं कि चश्मा उन्होंने लगाया हुआ है, कितना बड़ा-सा चश्मा है। यहाँ जहाँ भी जिस पिक में भी आप उनको देखोगे, उन्होंने चश्मा ज़रूर लगाया हुआ है। यहाँ देखिए वो पढ़ाई करते हुए भी चश्मा उन्होंने लगाया हुआ है। तो इस तरह से हम यह देखने की कोशिश हमने इस चैप्टर के इस पाठ के माध्यम से की कि किस प्रकार से जो है लेखिका का बचपन बीता, किस प्रकार से उसके उसका जो है लालन-पालन हुआ, किस प्रकार से जो है वो अपने बचपन में परिधान इस्तेमाल करती थी, बचपन में क्या-क्या चीज़ें वो खाया करती थी और किस प्रकार से उनका जो बचपन में जो आनंद के जो मौके थे, किस प्रकार उनका हँसी-मज़ाक होता था। तो उन सारी जगहों का नाम लेकर, उन सारी जो क्रियाविधियों का नाम लेकर कि हम बचपन में ऐसे करते थे, वैसे करते थे और यहाँ तक कि उन्होंने अपने बचपन की तुलना आपसे करते हुए कहा भी है कि हमारे बचपन के जो नींबू पानी, जो शहद पानी या लेमोनेड थे, वो आज के ज़माने में पेप्सी कोक में बदल गए हैं। तो ये सारा एक बहुत बड़ा-सा जो अंतर है, वो उन्होंने आपको इस पाठ के माध्यम से बताने की कोशिश की। और जैसा मैंने भी आपसे कहा था कि आपकी भी ज़िम्मेदारी है कि एक बार आप ज़रूर अपने दादा-दादी से भी मिलकर इस बात की पुष्टि करिए कि उनका बचपन कैसा बीता, तो आपको कुछ न कुछ नया जानने को ज़रूर मिलेगा और ये आपको कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। तो आप बताइए, इस पाठ से आपको कोई समस्या समझने में कोई प्रॉब्लम हुई आपको? नहीं हुई ना? तो अब इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को आप जो है अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने की कोशिश भी कीजिएगा। इसके प्रश्न भी बहुत आसान-आसान हैं। आप इस आपके पास एनसीईआरटी का आपने डाउनलोड किया हुआ है ना? हुँ? हाँ। हुँ, हुँ। प्रश्न उत्तर के साथ और भी जो उसमें करने के लिए दिया होगा, आप उसको करने की कोशिश कीजिएगा। कोई बहुत असंभव काम नहीं है। आप अगर लेसन को ठीक से अगर आपने सेल्फ स्टडी भी एक बार कर ली, तो आप इसके प्रश्न उत्तरों को ढूँढने में पूरी तरह से सक्षम होंगे। इसके अलावा अगर कोई प्रश्न आपको नहीं मिल रहा हो, तो फिर आपको मुझे आप
आप व्हाट्सएप कर सकते हैं कि सर मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है? वो आर्टिकल आपको फोटो देखनी है और फोटो देखकर आपको देखना है कि उसमें हो क्या रहा है। तो जो उसमें आपको दिखाई दे रहा है, उसके संदर्भ में आपको अपने शब्दों में लिख कर दिखाना था। ये एक तरह की एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन है, जिसमें मैं हम देखना चाहते हैं कि क्या चित्र को देख के आपकी कल्पना शक्ति विकसित हो रही है या नहीं, इसके लिए हमने वो आपको भेजा हुआ था। तो हालाँकि 1-2 बच्चों ने दिखाया, लेकिन आपकी क्लास से शायद ही किसी ने मुझे दिखाया है। तो जो भी ग्रुप में होमवर्क आता है, जो भी अलग से करने के लिए एडिशनल एक्टिविटीज़ आती हैं, आपको उसको पूरा मन देकर, पूरा मन लगाकर करना चाहिए। उसे इग्नोर मत किया करिए। ठीक है? तो इस प्रकार से चैप्टर अब ये अंत हो रहा है और चैप्टर समाप्त हो चुका है और ये क्लास भी अब समाप्त हो रही है। आपसे अब पुनः मुलाकात आई होप कि सोमवार को ही होगी, क्योंकि कल भी संपूर्ण लॉकडाउन है। संडे को भी लॉकडाउन रहता रह ही रहा है। तो आप थोड़ा-सा कोरोना के मद्देनज़र आप भी बाहर कम निकलें, अपने घर पे रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे से अपने खान-पान पर ध्यान दें और स्टडी पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है ना? क्योंकि कल अगर टीचर ही नहीं आ पाएँगे, तो फिर क्लास कैसे होगी? स्कूल में वाई-फाई अवेलेबल है, स्कूल में नेटवर्क बहुत अच्छा आता है। सो दैट्स व्हाई अगर घर से करेंगे तो हो सकता है नेटवर्क इश्यूज़ हो सकता है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि किसी न किसी क्लास का कोई न कोई लेक्चर चालू ही रहे। अगर चल पाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना सोमवार को तो आपसे मुलाकात होगी ही होगी। ठीक है? तब तक आपको होमवर्क हम इतना प्रोवाइड कर देंगे कि आप 2 दिनों तक आराम से एंगेज रहेंगे उसमें। ओके देन? ओके, ठीक है। बाय। और बाकी अपने दोस्तों से बात कर लीजिए कि वो जॉइन क्यों नहीं हो रहे हैं, बात कर लीजिएगा।